हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल बासत और आप देख रहे हैं सालार एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल बासत और आप देख रहे हैं सालार एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएमएफ क्या है और इसके क्या मकासद हैं। जहाँ तक आईएमएफ की बात करें, ये वर्ल्ड बैंक की तरह एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन के 190 मेंबर्स हैं और हर मेंबर स्टेट है, यानी कि स्टेट के बगैर कोई भी एंटिटी आईएमएफ का मेंबर नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त दुनिया में 196 स्टेट्स हैं, वो सब की सब इसकी मेंबर नहीं हैं, जिसमें क्यूबा, ईस्ट तिमोर, नॉर्थ कोरिया, मोनाको, ताइवान और वेटिकन सिटी शामिल हैं। ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं जो आईएमएफ का हिस्सा नहीं हैं। तो चलिए अब देखते हैं आईएमएफ के क्या मकासद हैं, क्या पर्पसेस हैं। अगर पहला पर्पस देखें, वो है अपने मेंबर्स कंट्री को टेक्निकल असिस्टेंस फ्राहम करना, यानी किसी मेंबर कंट्री के किसी बैंक को या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर है, वो आईएमएफ को अप्रोच कर सकता है। दूसरा जो फंक्शन है वो है मेंबर कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिव्यू करना और मेंबर कंट्री को गाइडलाइन फ्राहम करना। अब ये डिपेंड करता है उस मेंबर कंट्री पे, उस पर्टिकुलर मेंबर कंट्री पे, आया वो आईएमएफ की मर्ज़ी पे चलता है या नहीं चलता, यानी कि ये गाइडेंस वॉलंटियर होती है। तीसरा जो है फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आईएमएफ अनकंडीशनल लोन्स फराम करता है। शॉर्ट टर्म अनकंडीशनल लोन्स अपने मेंबर्स कंट्री को फराम करता है। उसके अलावा अगर कोई कंट्री, मेंबर कंट्री बीओपी क्राइसिस फेस कर रहा है तो आईएमएफ उसको कंडीशनल लोन भी फराम करता है। इसके अलावा आईएमएफ बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और इसके अलावा आईएमएफ के कुछ और मकासद भी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और इसलिए हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं आईएमएफ कब और कैसे बना। जुलाई 1 से जुलाई 22 1940 के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में 44 अलाइड नेशन से 730 डेलीगेट पार्टिसिपेट करते हैं। अलाइड नेशंस मींस वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो फोर्सेस यूके की साइड पे थी उनको हम कहते हैं अलाइड नेशंस, जैसे कि फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट वगैरह वगैरह। और पाकिस्तान उस वक्त नहीं बना हुआ था, वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था जो कि यूके के एक कॉलोनी थी, यानी वो भी एलाइड्स पावर में शामिल था। अब इस मीटिंग के रिज़ल्ट में हमें एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम मिलता है जिसका नाम है ब्रिटन वुड सिस्टम। ये सिस्टम 1970 के टाइम पे जाके कोलैप्स कर जाता है, लेकिन इसके अंडर जो इंस्टीट्यूशन बनी थी वो अभी तक चल रही हैं, वो अपना फंक्शन प्ले कर रही है। इस मीटिंग के अंदर 3 किस्म के इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की सजेशन सामने आई थी। एक थी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इस बैंक को आज हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। और दूसरी सजेशन थी आईएमएफ के लिए, और तीसरी सजेशन थी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पहली 2 इंस्टीट्यूशन थी ये तो बन गई, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी ITO ये नहीं बन सका। अब क्यों नहीं बन सका? क्योंकि जो भी मेंबर कंट्री कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट साइन करता है तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, यानी जो पार्लियामेंट होती है, उससे उसको रेटिफाई करवाना पड़ता है। अब यूनाइटेड स्टेट ने भी इसको साइन किया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की सेनेट जो थी उसने इसको रेटिफाई नहीं किया, तो इसकी बेस पे यूएस इसका हिस्सा नहीं बन सकता था। तो अब यूएस उस वक्त सबसे ज़्यादा रिच था और
इंटरनेशनल जो है सुपर पावर था, तो यूनाइटेड स्टेट की पार्टिसिपेशन के बगैर दूसरे कंट्रीज़ ने सोचा कि ये नहीं चलेगी ये इंस्टीट्यूशन, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया। तो इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंडर हमें दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिली, उनमें से एक थी IMF। अच्छा, ये IMF बनती है 1944 के टाइम पे और ये फंक्शनल होती है 27 दिसंबर 1945 के टाइम से। तो इस तरह हमारे पास एक अदारा आ जाता है जिसको हम कहते हैं IMF, और ये IMF अभी तक अपना काम निभा रही है। अब हमने कहा कि जो IMF है उसका मेन फंक्शन जो है अपने मेंबर्स कंट्री को कंडीशनल लोन्स फराहम करना है जब वो BOP क्राइसिस फेस कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि BOP क्राइसिस क्या है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को देखने से पहले हम देखते हैं कि BOP क्या है। इकोनॉमिक में हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक है एसेट्स और एक है लायबिलिटी। एसेट्स कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें पैसा कमा के दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कमर्शियल प्लाजा है, वो हमारा एसेट है। हमारे पास पैसा है, ये भी एसेट है, और गोल्ड ये भी एसेट है। और इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम पैसा कमा सकते हैं वो हमारा एसेट्स है, यानी जो हमें मज़ीद पैसा कमाने में मदद करता है वो हमारा एसेट्स है। लायबिलिटी ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हमें नुकसान हो, नुकसान तो नहीं, वो कम से कम हमें पैसा कमा के नहीं दे सकती, उल्टा उस पर हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे घर के तो बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन ये हमें पैसा कमा के नहीं देता। और इस तरह कोई भी गाड़ी है, कार है, जो हमारे पर्सनल यूज़ में है, उससे हम पैसा नहीं कमा सकते। तो इस तरह लायबिलिटी कोई भी वो चीज़ है जिससे हम पैसा नहीं कमा सकते और उल्टा हमें उस पर खर्च करने पड़ते हैं। दो के वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो हमने जाना कि एसेट्स, डॉलर्स, गोल्ड और या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें पैसा कमा के दे सके उसको हम कहते हैं एसेट्स। अब स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें, एक स्टेट के एसेट्स कब इंक्रीज़ होते हैं और कब डिक्रीज़ होते हैं। इंक्रीज़ की बात करें तो जब कोई कंट्री कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, कोई गुड मटेरियल थिंग कोई प्रोड्यूस करता है और बाहर के किसी कंट्री में बेचता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, तो उसके एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह अगर वो सर्विसेज अपनी एक्सपोर्ट करता है तो इसके एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं। अब सर्विसेज कैसे एक्सपोर्ट होती हैं, यानी पाकिस्तान की अगर बात करें, अगर पाकिस्तान की कोई कंपनी बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे जाके लोगों को सर्विसेज देती है अपनी, और पैसा जो वहाँ से बनता है वो पाकिस्तान में बेचती है, तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान की ये कंपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा जो लोग यहाँ से जाते हैं किसी बाहर के कंट्री में, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं और उसको लीगल तरीके से पाकिस्तान में बेचते हैं, तो ये भी सर्विसेज की एक्सपोर्ट में ही आता है। उसके अलावा इनबाउंड टूरिज़म से भी जो एसेट्स हैं किसी कंट्री के वो इंक्रीज़ करते हैं। अब इनबाउंड टूरिज़म क्या है, यानी कि अगर कोई बाहर से बंदा आता है पाकिस्तान के अंदर और वो यहाँ पे जब आता है, वो होटल में रहता है, वो खाता है और डिफरेंट सर्विसेज यूज़ करता है, तो वो यहाँ पे पैसा खर्च करता है, यानी कि पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। तो इससे भी हमारे एसेट्स, एक कंट्री के एसेट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर से कोई कंपनी आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है तो पाकिस्तान के एसेट्स क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। और इसी तरह अगर कोई गिफ्ट मिलता है पाकिस्तान को किसी दूसरे कंट्री की तरफ से या कोई डोनेशन मिलती है, तो इस तरह भी पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। अब डिक्रीज़ कब करते हैं, अब कोई भी कंट्री जिस वक्त कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो डॉलर्स यहाँ से, पैसा यहाँ से बाहर जाता है, तो इससे उसके एसेट्स डिक्रीज़ करते हैं। इसी तरह सर्विसेज की इंपोर्ट से भी हमारे एसेट्स क्या हैं वो कम होते हैं। अब आउटबाउंड टूरिज़म, यानी अगर कोई पाकिस्तानी
यहाँ से बाहर जाके टूरिज़म के पर्पज़ से जाए, पैसा वहाँ पे खर्च करके आए, तो कंट्री के एसेट्स क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे, कम होंगे। और इसी तरह कोई कंपनी, पाकिस्तान में बेस्ड कोई कंपनी बाहर जाके किसी दूसरी कंट्री में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है और पैसा यहाँ पे वापस नहीं लाती, तो इससे भी पाकिस्तान के एसेट्स कम होंगे। तो इस तरह हमने जाना कि एसेट्स क्या होते हैं और किसी कंट्री के एसेट कैसे कम होते हैं और कैसे वो एक्वायर करता है। अब बीओपी का इससे क्या ताल्लुक है? अब जो भी रिकॉर्ड है एक कंट्री के एसेट लॉस्ट और एसेट्स गेन का जो रिकॉर्ड है, उसको हम कहते हैं उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक हो गया। अब ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हम चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, हम चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर हमारे एसेट्स एक्वायर्ड एसेट लॉस्ट के बराबर हों तो हम कहते हैं कि इस कंट्री का बीओपी 0 है। ठीक हो गया। अगर एसेट्स एक्वायर्ड एसेट लॉस से ज़्यादा हों तो इसको हम कहेंगे कि बीओपी पॉजिटिव है। और थर्ड कंडीशन ये है कि एसेट लॉस्ट एसेट्स एक्वायर्ड से कम हो ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि उस कंट्री की बीओपी माइनस है। जब किसी कंट्री की बीओपी माइनस होती है तो वो कंट्री तीन चीज़ें, मेन जो चीज़ें उन पे फोकस करता है। वो एक्सपोर्ट अपनी को बढ़ाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, टूरिज़्म को अपने को प्रमोट करने की कोशिश करता है, या फिर वो अपने जो कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनसे गिफ्ट और डोनेशंस वगैरह लेने की कोशिश करता है। अगर कोई कंट्री इन सब चीज़ों में नाकाम हो जाए या ये चीज़ें करने के बावजूद उसका बीओपी 0 ना हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बीओपी क्राइसिस। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव, तो हम इसको कहेंगे बीओपी क्राइसिस। अब हर कंट्री जो भी हेल्दी इकॉनमी है उसका बीओपी प्लस होता है या कम से कम 0 होता है। अब अगर सिंपल टर्म में समझें कि बीओपी प्लस होने का क्या मतलब है, यानी हम कमा रहे हैं, यानी जितना कमाते हैं उससे कम खर्चा करते हैं। अच्छा, बीओपी 0 का ये मतलब है जितना कमाते हैं इतना खर्च कर देते हैं। बीओपी माइनस का ये मतलब है कि हमारे अखराजात हमारी कमाई से ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हमें क्राइसिस फेस करना पड़ता है। अब जब ये क्राइसिस आ गया और इसको एक कंट्री फेल हो जाता है, इसको ओवरकम करने के लिए फेल हो जाता है, तो उसके लिए वो जाता है आईएमएफ के पास। आईएमएफ को कहता है, पहले तो ये जाता है फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास कि ब्रो मुझे लोन दे दो। अब लोन दे दिया तो ठीक है, नहीं मिला या वो ले के फिर भी क्राइसिस चल रहा है तो वो जाता है फिर आईएमएफ के पास कि आईएमएफ से लोन लेता है। तो इस सिचुएशन में एक कंट्री की आईएमएफ आखिरी उम्मीद होती है, द लास्ट होप। अब किसी कंट्री को बीओपी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए जो लोन देना है, ये आईएमएफ का मेन फंक्शन है। यानी आईएमएफ का मेन फंक्शन ये है कि अगर उसका कोई मेंबर कंट्री बीओपी क्राइसिस फेस कर रहा है तो उसको वो लोन देता है कुछ कंडीशंस पे। अब कुछ 190 कंट्री है, अब सबको ये लोन देता है आईएमएफ, तो ये लोन लाता किधर से, ये पैसा लाता किधर से है? अब मेन क्वेश्चन तो ये है कि इतना पैसा ये कहाँ से लाता है कि बिलियंस के हिसाब से लोगों को दे रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ को ये लोन दे रहा है। तो यानी इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी आईएमएफ का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आईएमएफ के 3 मेन सोर्सेज हैं। पहला ये है कि ये जिन कंट्रीज़ को लोन देता है उनसे ये इंटरेस्ट लेता है, तो इससे इसकी इनकम होती है। दूसरा ये है कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशन से क्या करता है, बोरो करता है, मनी बोरो करता है इंटरेस्ट पे, तो वो आगे
जो नीडी मेंबर्स होते हैं उनको लोन पे दे देते हैं। तो अब इनसे ये लेता है, नीडी कंट्रीज से ये इंटरेस्ट लेता है, लेके तो आगे पे करता है जिनसे इसने बोरो किया होता है। तो ये हो गए इसके दो इनकम सोर्सेज। अब ये कोई मेन सोर्सेज नहीं है। अब जो मेन सोर्स है उसको कहते हैं कोटास, यानी कि कोई भी कंट्री है, हर मेंबर कंट्री आईएमएफ को एनुअल एक साल के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट देता है, ठीक है। वो हर सिचुएशन में उस कंट्री को पे करनी पड़ती है अपनी मेंबरशिप बहाल रखने के लिए। तो ये है आईएमएफ का मेन सोर्स। अब देखते हैं आईएमएफ कोटा क्या होता है और कौन सा कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करता है। अब कोटा की अगर बात करें, ये ऐसे नहीं होता कि कोई कंट्री कहे मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतने दूंगा, ये चंदा वाला सिस्टम नहीं है। अब ये आईएमएफ तय करता है कि कौन कंट्री कितने पैसे देगा। वो क्राइटेरिया रखता है इकोनॉमिक पावर, यानी जितनी स्ट्रांग इकोनॉमी है किसी कंट्री की तो वो इतना ज़्यादा जो है पैसा देगा, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आईएमएफ को। द स्ट्रांगर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री द हायर इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी। तो इसी तरह जिसकी इकोनॉमिक पावर ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी और इसी तरह उसका आईएमएफ के ऊपर इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान का कोटा है 20,031 मिलियन SDR। अब आप सोच रहे होंगे SDR क्या है। देखें, आईएमएफ कोई कंट्री नहीं है तो वो किसी कंट्री की करेंसी यूज़ नहीं कर सकता। जैसे अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम रुपीज़ यूज़ करते हैं, अगर यूएस में हो वहाँ पे डॉलर यूज़ करते हैं। तो आईएमएफ ने एक अपनी करेंसी बनाई हुई है जिसको उसने नाम दिया है SDR, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट। एक SDR बराबर होता है 1.44 US डॉलर्स। 2021 में इसका रेट ये चल रहा है और ये 2025 तक सेम रहेगा। अब सेम कैसे रहेगा, आईएमएफ का रेट तो ऊपर जा रहा है, डॉलर का रेट ऊपर नीचे जा रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको 5 साल के लिए फिक्स किया जाता है कि इसका रेट यही रहेगा। तो SDR आईएमएफ की करेंसी का नाम है। अब पाकिस्तान ने 2019 में आईएमएफ के साथ एक डील की, उसके थ्रू आईएमएफ पाकिस्तान को 4,268 मिलियन SDR का लोन दे रहा है, जो रफली इक्वल होता है 6 बिलियन US डॉलर्स। तो इसी वजह से आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि पाकिस्तान ने 6 बिलियन का लोन लिया। अब बेसिकली वो लोन इस यूनिट में दे रहा है, वो रफली अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो वो 6 बिलियन डॉलर का लोन बनता है। तो इस तरह हमने देखा कि आईएमएफ के मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं और आईएमएफ की करेंसी क्या है। तो अब कोटा पे वापस आ जाते हैं। हमने कहा कि हर कंट्री कंट्रीब्यूट करता है। अब कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कोई कंट्री उसके कोटा का 25% उसको गोल्ड में देना पड़ता है या फिर फॉरेन करेंसी में देना पड़ता है। ये हर सूरत में ऐसा ही होता है। जो 75% बच जाता है वो कंट्री अपनी लोकल करेंसी में दे सकता है। ठीक हो गया। अब कोटा ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इसी से किसी कंट्री की पावर देखी जाती है, यानी आईएमएफ के अंदर उसका जितना जिसका कोटा ज़्यादा होगा इतना उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। अब देखते हैं कि ये कैसे, कोटा की इम्पोर्टेंस क्या है। हमने कहा कि आईएमएफ अनकंडीशनल लोन भी देता है। ये कोटा पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, यानी एक कंट्री अपने कोटा से 6 टाइम ज़्यादा लोन आईएमएफ से बगैर किसी कंडीशन के ले सकता है, यानी जिसका जितना ज़्यादा कोटा होगा उसको इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लोन मिल सकता है। दूसरा जो फ़ायदा है वो कंडीशनल लोन है। ये बेसिकली डायरेक्टली कोटा पे डिपेंड नहीं करते, जिस कंट्री को जितने चाहिए हों आईएमएफ उसको देता है और कुछ कंडीशंस होती हैं उस पे वो उसको देता है, लेकिन ये किसी न किसी तरह इसके कोटा पे डिपेंड करते हैं
क्योंकि जिसका ज़्यादा कोटा होगा आईएमएफ पे इतना उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, और जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा वो इसी तरह लोन की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तीसरा और सबसे मेन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पॉइंट ये है कि किसी भी कंट्री की आईएमएफ के अंदर वोटिंग पावर वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके कोटा पे। अगर वोटिंग पावर की बात करें, किसी भी आईएमएफ के अंदर दो तरह के वोट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक वोट, और 2021 में हर कंट्री के 250 जो है बेसिक वोट है, यानी यूएस के भी यही हैं, पाकिस्तान के भी यही हैं, इंडिया के भी यही हैं, चाइना के भी यही हैं, सबके 250 वोट हैं। और दूसरा जो वोट की किस्म है वो है कोटा बेस्ड वोट। अब एक कोटा बेस्ड वोट मिलता है 1 लाख SDR डॉलर के अगेंस्ट, यानी जितना ज़्यादा जिसका कोटा है उसको इतने ज़्यादा वोट मिलेंगे, जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे इतनी ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस होगा, इतनी उसकी आईएमएफ के अंदर सुनी जाएगी। ठीक हो गया, तो ये है इम्पोर्टेंस कोटा की। अब बोरिंग देखें, मतलब कैसे देता है, क्यों देता है आईएमएफ और कैसे देता है लोन डिफरेंट कंट्रीज़ को। एक कंट्री, कोई भी कंट्री, इसका मेंबर कंट्री आईएमएफ से पैसा ले सकता है। इसकी एक कंडीशन ये है कि अपने कोटा से 6 टाइम ज़्यादा तक ये लोन ले सकता है। यानी अगर मेरा कोटा 1000 है तो मैं 6000 ले सकता हूँ, तक का लोन ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी सूद आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको और कोई कंडीशन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको अपने कोटा से 6 टाइम से ज़्यादा लोन चाहिए तो आपको आईएमएफ की कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, उसको हम कहेंगे कंडीशनल लोन्स। अब कंडीशनल लोन, अब आईएमएफ क्या कंडीशंस इम्पोज करता है? जो मेजर कंडीशन है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। यानी अगर कोई कंट्री आईएमएफ से लोन लेता है तो उसको आईएमएफ की मर्ज़ी की कुछ इस्लाहात करनी पड़ती हैं, कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर। ठीक है, वो मेनली क्या होते हैं? वो होती है लिबरलाइजेशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, यानी अपनी इकॉनमी को उसको खोलना पड़ता है। अब लिबरलाइजेशन आईएमएफ के मुताबिक एक बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, आईएमएफ कहता है कि जिस मुल्क की इकानमी जितनी लिबरलाइज होगी तो उसकी इकानमी इतनी ग्रोथ करेगी। लेकिन ऐसा हर कंडीशन में नहीं है, मतलब हर कंट्री के लिए लिबरलाइजेशन सही नहीं है। ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलप कंट्री हैं, इनके लिए लिबरलाइजेशन ठीक नहीं है। अब हमने कहा कि लिबरलाइजेशन कहता है आईएमएफ करो, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लिबरलाइजेशन क्या होती है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें, उसमें शामिल है कि वो कंट्री फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा, डी रेगुलेशन ऑफ मार्केट इसको प्रमोट करेगा, और जो पब्लिक एंटिटीज़ हैं या पब्लिक सर्विसेज हैं इनको प्राइवेट करेगा, इनकी प्राइवेटाइजेशन करेगा। और इसी के साथ जो सब्सिडीज़ देता है, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो उसको भी एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, अब फ्री ट्रेड का क्या मतलब है? अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट की जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो टैक्स आजकल कोई भी कंट्री नहीं लगा रहा, तो इंपोर्ट पे जो टैक्स हैं वो कंट्री ख़त्म करेगा। अब जब एक्सपोर्ट पे टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे तो अब जो बाहर से इंपोर्टेड चीज़ें आएंगी वो सस्ती हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। तकरीबन डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट्स उनके कीमत बराबर हो जाएगी। जब यहाँ पे इनकी कीमत सेम हो जाएगी तो इनकी क्वालिटी जो है रिलेटिवली अच्छी होती है, जो इंपोर्टेड चीज़ें होती हैं, तो इससे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो फैल जाएंगे। जब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फ़ॉरेन चीज़ें आ गई, इम्पोर्टेंट चीज़ें आ गई,
तो जो लोकल मार्केट है, छोटी जो कंपनीज हैं, उनकी डेथ है, समझ लें उनका बिजनेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये है फ्री ट्रेड। अब डीरेगुलेशन का क्या मतलब है? डीरेगुलेशन की अगर बात करें तो डीरेगुलेशन से ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है उसकी मार्केट की रेगुलेट करने की जो पावर है वो कम से कम हो। यानी जैसे कि गवर्नमेंट अभी रेट फिक्स कर देती है, हाँ जी इस चीज़ को आप इससे ऊपर नहीं बेच सकते, ठीक है। तो डीरेगुलेशन में ये होता है कि मार्केट की जो है फोर्सेस, उनको डिसाइड करने दो चीज़ों की प्राइस। अब मार्केट की फोर्सेस क्या होती हैं? डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड है उसकी इतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, जिसकी जितनी सप्लाई कम है उसकी इतनी प्राइस ज़्यादा होगी। तो अब ये मार्केट में बैठे हुए बिज़नेस करने वाले डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ की कितनी कीमत होनी चाहिए, और पार्शली वो डिपेंड करेगी कि उसकी कितनी डिमांड है। तो जितनी डिमांड होगी इतनी उसकी सप्लाई ज़्यादा करेंगे वो, सप्लाई अगर कम होगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगी। अब सपोज़ किसी पॉइज़न की जो है बन जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अब कैपिटलिस्ट वो बनाना स्टार्ट कर लेंगे। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? यानी जो पब्लिक की सर्विसेज हैं या कोई एंटिटीज़ हैं वो प्राइवेट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रेलवे है, पाकिस्तान की रेलवे, अब ये किसी बंदे को बेच दें। रेलवे तो इधर चलती रहे लेकिन इसकी जो मालकियत है वो किसी एक इंसान के या किसी कंपनी के पास चली जाए, गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाए। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और गवर्नमेंट और स्टेट कमज़ोर होती है। ठीक हो गया। तो एक पर्पस ये है प्राइवेट किसका, लिबरलाइजेशन का। और एक और चीज़ है सब्सिडीज़। अब सबसे पहले देखते हैं सब्सिडीज़ क्या चीज़ होती हैं। देखिए अब जो मार्केट जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो अगर देखा जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वो कमज़ोर सी होती हैं और करप्शन वगैरह भी होती है, इनएफिशिएंसी वगैरह होती है, जिसकी वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाती, वो इतना कमा नहीं पाती। अगर कमाती भी हैं तो वो करप्शन वगैरह के हत्थे चढ़ जाता है। तो एंड रिज़ल्ट ये होता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो और प्रोडक्ट्स बनाएं और मार्केट में सस्ता बेचें। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इन डोमेस्टिक कंपनीज़ को पैसे देती है कि यार ये पैसे लो, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाओ और मार्केट में इस रेट पे आप बेचो, ठीक है, तो आपका मुनाफा ये आपको मिल गया। अब आईएमएफ क्या कहता है कि गवर्नमेंट ये सब्सिडीज़ ना दे, ये जो लोकल कंपनीज़ हैं इनको ये सब्सिडीज़ नहीं मिलनी चाहिए। अब जब इनको सब्सिडी नहीं मिलेंगी, करप्शन तो इन्हें वैसे भी करनी है, तो ये कॉम्पिटेंट ही नहीं रहेंगी, तो इनको रिप्लेस कर देंगी मल्टीनेशनल कंपनीज़, जो कि हमेशा फॉरेन कंपनीज़ होती हैं। जब फॉरेन कंपनीज़ इनको रिप्लेस कर देंगी तो डोमेस्टिक और छोटी कंपनीज़ जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज़ का सीधा सीधा मतलब है कि लेट द अनकम्पिटेटिव डाई, यानी जो कम्पीट नहीं कर सकता वो बाढ़ में जाए। तो ऐसे आईएमएफ कहती है कि लिबरलाइजेशन करो। अब लिबरलाइजेशन के ये नुकसानात हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन वो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्री उनको अवेल नहीं कर सकते, उन एडवांटेजेस को अवेल नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बात यह है कि लिबरलाइजेशन डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए नुकसानदेह है, और जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे भी जो अमीर हैं उनके लिए अच्छी है, जो गरीब हैं उनके लिए बुरी है। क्यों? अमीरों के पास पैसा है ऑलरेडी, उनके इनकम है, तो वो जहाँ से दिल चाहे वो ख़रीद सकते हैं। अब गरीब जो छोटी कंपनीज़ हैं या फिर गरीब लोग हैं तो उनका बिज़नेस ख़त्म होता जाता है लिबरलाइजेशन से। तो इसलिए टैक्सेस लगाती हैं गवर्नमेंट, ताकि जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत बढ़ जाए और लोग जो है डोमेस्टिक ख़रीदें। तो जब लिबरलाइजेशन होगी तो डोमेस्टिक और छोटी कंपनी जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। तो अब मेन डिमांड ये होती है आईएमएफ की कि भाई लिबरलाइजेशन करो। अब लिबरलाइजेशन क्यों करती है आईएमएफ? जो है बेसिकली हमने कहा कि कोटा, सबसे ज़्यादा कोटा है यूएसए का, यानी 60% कोटा वोट जो हैं यूएसए के हैं। तो अब ये डेवलप कंट्री है,
IMF जिस वक्त डेवलपिंग कंट्री कहती है कि आप भाई लिबरलाइजेशन करो, जब ये लिबरलाइजेशन करते हैं तो US और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो सारी इनकी हैं, वो यहाँ से पैसा लेके जाती हैं, यानी डेवलप्ड कंट्री को फ़ायदा होता है। तो इसलिए IMF कहती है कि भाई लिबरलाइजेशन करो तो ये आपकी ग्रोथ होगी। तो इस तरह जो गरीब कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी इकानमीज़ को ओपन करते हैं और उनको एक तरह से हम कहें कि वो लूट लेते हैं। तो ये है सारी कहानी लिबरलाइजेशन की। और भी कुछ हैं फ़वाइद, हम किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि IMF के लेंडिंग कैसे करती है, क्या प्रोग्राम्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को कहेगी आप इतनी लिबरलाइजेशन करो, कुछ लिमिट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो IMF के लेंडिंग प्रोग्राम बेसिकली दो तरह के हैं। एक को कहते हैं पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट, PRGT, ये डिज़ाइन किए हैं। और दूसरा है जनरल रिसोर्स अकाउंट। अब जो पहली फॉर्म है PRGT, ये डिज़ाइन किए नॉट सो पुअर टू पुअर कंट्रीज़, जैसा कि लाइबेरिया, कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सोमालिया, साउथ सूडान, इस तरह के जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए ये एक खसूसी पैकेज है। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं लोन के, तो ये इनके लिए हैं। इस पे IMF ज़ीरो इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे सूद नहीं लेता IMF। पहले कब से, जून 2021 के बाद की ये बात है, अब से ये इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है। लेकिन इससे पहले 6.6% इंटरेस्ट रेट था। यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यानी लिबरलाइजेशन इनको फिर भी करनी पड़ती है। ठीक हो गया। दूसरा जो है जनरल रिसोर्स अकाउंट, GRA, ये कैटेगरी जो है ये है नॉट सो पुअर टू वेल्दी कंट्रीज। ठीक है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान जो है ये नॉट सो पुअर कंट्रीज में आता है, यानी पाकिस्तान इस कैटेगरी के अंडर भी लोन ले सकता है, इसके अंडर भी ले सकता है। अब दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, इन दोनों के अंडर कुल 10 प्रोग्राम्स हैं, यानी जैसे वो फ़ोन के पैकेज नहीं होते, यानी 10 तरह के पैकेज हैं। उनमें से अगर हम डिस्कस करें, एक को कहते हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट, यानी या फिर बेल आउट पैकेज, जो पाकिस्तान आज तक 12 दफ़ा ले चुका है। यानी IMF से कंडीशनल लोन पाकिस्तान आज तक 12 दफ़ा ले चुका है। और एक है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF, 2019 में जो डील हुई है वो इस पैकेज के थ्रू पाकिस्तान ने डील की है, 2019 वाली जो डील थी। अब इसी तरह 8 और प्रोग्राम्स हैं। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो अभी इसको डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम इन 10 प्रोग्राम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो भी चीज़ें IMF के बारे में हमें जाननी है वो डिस्कस करेंगे। उससे आगे एक वीडियो और बनानी है जिसमें हम देखेंगे कि IMF की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।